राम राम जी सारंग। और क्या हो? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्या है कल वाली क्लास? क्वेश्चन आंसर चला अपना। तो एग्जाम का 7-8 दिन रहा, तो मैं सोचूं 7-8 दिन आपका क्वेश्चन आंसर कर लें, तो एग्जाम में थाना क्वेश्चन 8 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करना अपनी दूसरी। तो लाइक करे करो, क्लास में शेयर करे करो, कमेंट करे करो, सवाल पूछे करो, डाउट है वे भी थारा क्लियर करांगा, कोई दिक्कत को नहीं। चलो आगे देखो। पहला क्वेश्चन, प्रकाश मापी। प्रकाश मापी क्या होता है? फोटोमीटर, यानी कि जो प्रकाश का मापन करता है। किसका मापन करता है जी? प्रकाश का मापन करता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रकाश मापी या फोटोमीटर। अब इसको कैसे याद करोगे? फोटो का मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। फोटो का मतलब इमेज होता है, अपने फोटो क्लिक करते हैं ना फोन में, तो वो ही आपको पता है, फोटो क्लिक करते हैं। ठीक है, वो अपने फोन में, आंख में भी तो अपने कोई फोटो बन रही है, अपनी कोई चीज को देख रहे हैं, तो प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं, तो इसी से आप याद कर सकते हो कि प्रकाश का मापन फोटोमीटर के द्वारा। प्रकाश की द्वि प्रकृति होती है। प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक होती है प्रकाश की तरंग प्रकृति और एक होती है प्रकाश की कणीय प्रकृति। ठीक है, लेकिन प्रकाश की द्वि प्रकृति के बारे में जो बताया था ना, वो किस वैज्ञानिक ने था? वो था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली, क्या नाम था? डी ब्रॉगली। द्वि डी, द्वि डी, द्वि डी, द्विप्रकृति, डी ब्रॉगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में रंग कितने? प्रकाश में रंग होते हैं जी 7। कितने रंग होते हैं? 7। प्रकाश में रंग कितने होते हैं जी? कुल 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको याद है? छोटी क्लास में से पढ़ते हुए आ रहे हो, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। कौन कौन सा? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब आप वो चीज को नोटिस करिए, मैंने शुरू में क्या लिखा है? बैंगनी, और लास्ट में लिखा है लाल। ठीक है जी, तो बैंगनी रंग का क्या होता है? प्रकीर्णन ज्यादा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, इसकी आवृत्ति सबसे कम। ठीक है जी, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम और इसकी तरंग दैर्ध्य होती है जी सबसे ज्यादा। इसलिए जो खतरों के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों? प्रकीर्णन कम और तरंग दैर्ध्य ज्यादा की वजह से। अपने उसके बारे में आगे बात करेंगे। फोटोन क्या होते हैं? फोटोन होते हैं जी, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। प्रकाश किसके रूप में आता है? ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे फोटोन बोलते हैं। प्रकाश जो आता है धरती पर छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, तो उसे क्या बोलते हैं जी? फोटोन बोलते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, यानी कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था? वो दिया था कि मैक्सवेल ने। किसने दिया था? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक था। आंख पर प्रतिबिंब। अब देखिए, आंख पर प्रतिबिंब का मतलब क्या है? कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण। यानी कि वस्तुएं दो कंडीशन पर दिखाई देती हैं। आपने प्रकाश वाले चैप्टर में बात की थी। तो पहला रीजन क्या था? पहला ये था कि हमें वस्तु ये इसलिए दिखाई देती है, या तो वस्तु क्या प्रकाश में रखी हो, और या वस्तु खुद प्रकाश उत्पन्न करती हो। ठीक है, अब देखिए दोनों में प्रकाश होगा, तो प्रकाश होगा तो ही प्रकाश का परावर्तन होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है, तो वो वहां से उस वस्तु क्या करती है? उस प्रकाश का परावर्तन करती है। वो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर गिरता है और हमारी आंखों के रेटिना भाग पर। कौन से भाग पर? याद रखना जी, रेटिना भाग। कौन सा भाग? रेटिना भाग, जो आंख के पीछे होता है, नेत्र गोलक के पीछे। यानी कि हमारे आगे से नेत्र कुछ ऐसी होती है, पीछे से यहां से यहां पर प्रतिबिंब बनता है। कहां पे? रेटिना पर। यहां पर ये प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है जी, प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनाता है जी? वास्तविक। यानी कि हमें कोई चीज दिख रही है, तो हम जाकर उसको चीज को छू सकते हैं, उसका महसूस करते हैं, हाँ वास्तव में ये चीज है, ये तो होगी वास्तविक। पर प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है जी? प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यानी कि जो आप चीज देख रहे हो ना, वो आपके जो रेटिना पर बन रही है ना, वो उल्टी बन रही है। तो सर हमें सीधी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क की तरफ भेज दी जाती है ये इमेज, और जो आपका मस्तिष्क होता है विद्युत आवेगों के द्वारा इस इमेज को सीधा करके आपको दिखा देता है। ठीक है जी, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। देखिए कैसे। अब मान लीजिए आप ट्रेन को भी देख रहे हो, सपोज कि आप ट्रेन को देख रहे हो, आपको ट्रेन दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या उसकी हाइट है जो आपसे छोटी है या बड़ी है? आपसे तो बहुत बड़ी, फिर भी आपकी पूरी आंखों पर समा रही है ना, पूरी आंखों पर समा रही है, क्योंकि आप तभी तो उसको देख पा रहे हो। मतलब उसका प्रतिबिंब जो बनता है छोटा बनता है। जैसे जैसे आप उसके करीब जाते जाओगे, बिल्कुल करीब जाकर उसको देखोगे, तो वो ट्रेन आपको बड़ी दिखने लग जाएगी। समझ आइए मेरी बात? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? देखिए, जब अपने क्या करते हैं, नेत्रदान का सोच लेते हैं कि अपने नेत्रदान करना चाहिए, नेत्रदान महादान हॉस्पिटल्स में वगैरह में लिखा होता है, आप सभी जानते हो इस चीज को अच्छे से, कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो आप क्या सोचते हो? आपका नेत्र पूरा, जो नेत्र पूरा का पूरा नहीं दान किया जाता, आंख का सिर्फ कोर्निया भाग ही दान किया जाता है। कौन सा भाग जी? कोर्निया भाग। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है,
आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है नेत्रदान में? तो कॉर्निया भाग दान किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति, यानी कि अभी मैंने बताई थी प्रकाश की द्वैत प्रकृति, वो किसने दी थी? प्रकाश की द्वैत प्रकृति जो बताई थी वो दी थी आपकी डी ब्रोगली ने, लेकिन प्रकाश की जो तरंग प्रकृति थी वो दी थी हाइजेनबर्ग ने। किसने दी थी जी? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है जी, आगे बात करते हैं समय के सूक्ष्म अंतर का सटीक मापन, यानी कि आपको पता है हम समय के मापन के लिए किसका यूज करते हैं? क्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो समय का सूक्ष्म यानी कि बहुत ही कम समय का अंतर हमें मापन करना है, यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय का अगर हमें मापन करना है तो उसका मापन किया जाता है क्वार्टर्स क्लॉक के द्वारा। याद रख लेना, किसके द्वारा जी? क्वार्टर्स क्लॉक के द्वारा याद मतलब इसका मापन किया जाता है। देखिए एक बार से फिर बताने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए क्या होता है, अपने सेकंड्स का मापन करते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, अपने जो वॉच होती है उसमें कर लेते हैं। लेकिन अब मैं कह दूं कि 1 सेकंड का 20वें भाग में क्या हुआ है तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन बुक्स में अपने पढ़ते हैं 16वें भाग में 1/16 भाग हमारी आंख पर नेत्र का प्रतिबिंब बना रहता है। इस बात को मैं आपको बताता हूं, पहले ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यानी कि हमें बोल दिया कि 1/16 भाग क्या है, इस 1 सेकंड के 16वें भाग में क्या हुआ है तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका भी मापन क्वार्टर्स क्लॉक के द्वारा किया जाता है। देखिए अब 1/16 मैंने क्यों बताया था, मैं आपको चीज बताने का प्रयास करता हूं। देखिए क्या होता है कि हम जो कोई चीज देखते हैं तो हमारी आंखों पर उसकी बनती है इमेज। क्या बनती है जी? इमेज। ठीक है, अब वो इमेज हम वो वहां से हट जाते हैं पर फिर भी वो इमेज हमारी आंखों के जो आंख पर प्रतिबिंब बनाती है ना, वो 1/16 भाग तक वो इमेज बनी रहती है, यानी कि 1 सेकंड के 16वें भाग तक वो हमारी आंखों पर इमेज बनी रहती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं दांत होते हैं, दंत सूत्रकल मैंने आपको बता दिया था 21-23 बटा में 21-23। क्या होता है जी? 21-23 बटा में 21-23 इंटू 2। इसमें होते हैं कृंतक। कौन से दांत? कृंतक। ये होते हैं जी 8, रदनक 4, अग्र च्वरणक 8 और च्वरणक 12। टोटल कितने होगी जी? कर लेना, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 12 32। यही तो दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं ना। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आहार नाल के ग्रसनी में पाचन नहीं होता। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, क्या पूछा था कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि आहार नाल के किस भाग में पाचन नहीं होता, तो आपको बताना है कि आहार नाल के ग्रसनी भाग में पाचन नहीं होता। तो क्या होता है? ग्रसनी भाग क्या करता है? मुख से जो भोजन होता है, हमारे मुख से हमने भोजन खाया है, उसको दांतों से चबाया है, फिर उसमें जीभ के द्वारा उसमें लार मिक्स की है। मुख में आपको पता है लार होती है, तो लार में कुछ भोजन का पाचन हुआ है, तो मुख में जो लार मिक्स होगी उस भोजन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। उस बोलस को अमाशय में लेके जाते हैं। कहां पे लेके जाते हैं जी? उस बोलस को अमाशय में किसके द्वारा लेके जाया जाता है? तो वो ग्रसनी के द्वारा भेजा जाता है। कौन सी गति के द्वारा? क्रमानुकुंचन गति के द्वारा। कौन सी गति के द्वारा? क्रमानुकुंचन गति के द्वारा। ठीक है जी, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, यानी कि आहार नाल का अगर सबसे चौड़ा भाग पूछे तो आपको अमाशय बताना है। क्या होता है जी? अमाशय। बताया था ना कैसा होता है अमाशय? इस तरह से, इस तरह से होता है ना, ये हमारा अमाशय होता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। और पूछे आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है, छोटी आंत होती है जी। क्या होती है जी? छोटी आंत। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। कितनी होती है जी? 7.5 मीटर, 6 से 7 मीटर या 7.5-8 मीटर एवरेज इसकी मान सकते हो। ठीक है, ग्लाइकोजन का निर्माण व संचय। आपको पता है हम भोजन खाते हैं तो हमारे भोजन खाने के बाद में वो भोजन पचता है तो उसका संचय होता है। ठीक है, जैसे पौधों में भोजन की स्टोरेज पूछा गया एग्जाम में कि पादपों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। तो हमारे शरीर में जो भोजन का संचय होता है वो किसके रूप में होता है जी? ग्लाइकोजन के रूप में होता है जी। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। मान लीजिए रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग होता है तो उसका अध्ययन करना है, ठीक है, या हमें रोगों के अध्ययन को ही सिर्फ बुक्स के अंदर पढ़ना है तो उसे बोला जाता है पैथोलॉजी। ठीक है जी, क्या बोला जाता है? पैथोलॉजी। इसके बाद में अपने बात करते हैं रोग कारक को क्या कहते हैं? रोग कारक को, यानी कि जिसके द्वारा हमें कोई रोग हो रहा है उस रोग कारक को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जी पैथोजन। क्या बोलते हैं जी? पैथोजन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पित्तरस का पीएच कितना होता है? इसका होता है जी 7.7 होता है जी। क्या होता है जी? 7.7। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था एक बार, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? पित्तरस। एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है कि पित्तरस का निर्माण कहां पे होता है, और ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया होता है? सपोज कीजिए यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय या छोटी आंत दे दिया। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चों को पित्तरस, पित्ताशय, बस ये काम कर देते हैं, तो आपने ये काम नहीं करना। तो क्या होता है जी? ये जो होता है क्या पित्तरस का जो निर्माण होता है वो करता है जी यकृत। कौन करता है जी?
यकृत करता है पित्ररस का निर्माण, ठीक है। तो फिर पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जो यकृत के साथ जुड़ी रहती है, जो इस यकृत द्वारा बनाए हुए पित्तरस का क्या करती है जी, भंडारण करती है। क्या करती है जी, भंडारण करती है, स्टोरेज करती है उसका, ठीक है जी। हर्षित रोग क्या होते हैं, हर्षित रोग वो होते हैं जो शरीर में किसी अंगों के नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में हमारे जैसे मान लीजिए कोई अंग नष्ट हो गया तो उससे जो उत्पन्न रोग है उसे बोलते हैं जी हर्षित रोग। क्या बोलते हैं जी, हर्षित रोग बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए हृदय संबंधी रोग होता है, हृदय रोग होते हैं वो हर्षित रोग होते हैं, उसमें शरीर में कोई अंग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हर्षित रोग। या अंग हो सकते हैं या ऊतक हो सकते हैं नष्ट होने के लिए। कैंसर का अध्ययन, देखिए कैंसर क्या होता है, आपको पता है कैंसर एक रोग है जो बहुत ही भयानक रोग है, अभी तक इसका पूर्णतः इलाज संभव नहीं हुआ है। तो होता क्या है कैंसर रोग, कैंसर रोग में क्या होता है, अनियमित सेल डिवीजन होता है। क्या होता है जी, अनियमित सेल डिवीजन। क्या होता है जी, अनियमित सेल डिवीजन होता है। अब देखिए इस अनियमित सेल डिवीजन उसको बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर का जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं जी, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। अब कैंसर जिस रोग कारकों से हुआ है उसे बोलते हैं जी ऑन्कोजिन। क्या बोलते हैं जी, ऑन्कोजिन। और जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं उसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर के डॉक्टर को क्या बोलते हैं जी, ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर डॉक्टर को बोलते हैं जी ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। याद रख लेना, ऑन्को से सारा क्लियर हो ना, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, ठीक है। कैंसर के रोग कारक ऑन्कोजिन, ऑन्कोजिन। और जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं उसे बोलते हैं जी ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है जी। आंत ज्वर बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं। तो इसका जो रोग कारक होता है, क्या होता है जी, रोग कारक, यानी कि इसके द्वारा फैलता है। तो ये फैलता है जी साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। टाइफाइड से याद कर लेना, टाइफी। कोई परेशानी नहीं है आपको, कोई भी परेशानी नहीं है, कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही है याद करने में। रोग मानव रोग वाला चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, अगर आप नहीं जुड़े उस क्लास के साथ तो पिछले वाली प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें आप देख सकते हो, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो टाइफाइड रोग है, टाइफाइड टाइफी, टाइफाइड टाइफी, टाइफाइड टाइफी, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, हमारे शरीर में आपको पता है बहुत सी क्रियाएं ग्रंथियों के द्वारा होती हैं। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, हमारे शरीर में बहुत से कार्य को आसान बनाती हैं। क्या बनाती हैं जी, आसान बनाती हैं, कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, ठीक है जी। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, अब ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्यस्रावी होती हैं और एक अंतःस्रावी होती हैं। जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो करती है एंजाइम्स का स्रावण। किसका स्रावण करती है जी, एंजाइम्स का स्रावण करती हैं। और वही बात करें अपने इसकी अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं जी, हार्मोन का स्रावण करती हैं। हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो दोनों ही काम करती है, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं उसे, उसका नाम होता है जी अग्नाशय। क्या होता है जी, अग्नाशय, उसका रंग होता है हल्का पीला, ठीक है जी। इसके बाद में आगे बात करते हैं मस्ट ऑफ मस्ट ग्रंथि, यानी कि मस्ट ऑफ मस्ट ग्रंथि का मतलब क्या है, इसे प्रिंसिपल ग्रंथि भी बोलते हैं। इस चीज को समझिए, हमारे शरीर में सारे कार्य प्रॉपर सिस्टमैटिक हो रहा है। देखिए कैसे, अब जैसे एक स्कूल है, समझिए हमारा शरीर क्या होगा, मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल में अकेला प्रिंसिपल पूरे स्कूल को संभाल सकता है क्या, नहीं संभाल सकता, कभी भी नहीं संभाल सकता। सारे बच्चों को प्रॉपर क्लास ले सकता है, नहीं ले सकता। सभी स्कूल की मैनेजमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसी प्रकार से, पर फिर भी वो प्रिंसिपल है, यानी कि वो सिर्फ ऑर्डर देता है। क्या करता है, वो सिर्फ ऑर्डर देता है। तो हमारे शरीर में जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या प्रिंसिपल ग्रंथि है वो होती है जी हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, मास्टर ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में मास्टर ग्रंथि। तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि को कमांड देती है कि आप अन्य ग्रंथियों को बोलिए और अपना काम शुरू करवाइए। अब ये मास्टर ग्रंथि क्या करती है, अब ये मास्टर ग्रंथि क्या करती है, हमारे शरीर में जितनी भी बाकी ग्रंथियां होती है उन सभी को कमांड देती है कि अपना अपना कार्य शुरू कीजिए, ठीक है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका आकार होता है मटर के दाने के समान। चिंतन के लिए जिम्मेदार, चिंतन के लिए जिम्मेदार हमारे मस्तिष्क का अग्र भाग होता है, या मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क होता है। अब बात करते हैं जीभ की, ठीक है। ये बहुत ही घातक चीज है जीभ। कैसे, पहली बात, पुरानी कहावत है कि इस जीभ में हड्डी कौन है लेकिन हड्डी तोड़ाने की ताकत रखा है, ठीक है। चलो ये सब फालतू की बात है, बाकी बात में सच्चाई है। दूसरी बात देखो, स्वाद का ज्ञान, टेस्ट का पता लगवाती है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना, क्या पता लगेगा, टेस्ट का पता लगवाती है। कैसे, इस पर बात करते हैं, टेस्ट का पता ये कैसे लगवाती है। देखिए ध्यान से सामने, ये होती है जी हमारी जीवा, ठीक है जी। अब क्या होती है, ये स्वाद, इस पर पाई जाती है छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं, सभी में पाई जाती हैं,
ठीक है। आपको पता है लोग हमारे मुंह पर मीठे होते हैं और पीठ पीछे कड़वे, सेम टू सेम इसी में भी वही हाल है। आगे को जो जीव का आगे वाला भाग होता है वो कराता है जी मीठे का ज्ञान, और जो पीछे वाला भाग होता है वो करवाता है जी कड़वा। कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। आपको पता है लोग आपके मुंह पे क्या रहते हैं, मीठे रहते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आपके सामने बहुत आपकी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन वही लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। सेम टू सेम जीव में भी यही होता है, आगे वाला भाग मीठे का ज्ञान करता है और पीछे वाला भाग होता है वो कड़वे का ज्ञान करवाता है। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होती। स्वाद का करवाती है, भोजन में लार को मिक्स करती है। हमने भोजन खा लिया, दांतों से उसको काट कर उसको बारीक लसा बना दिया, लेकिन उसके अंदर जो लार मिक्स हो रही है, यानी कि उसे बोलस बनाया जा रहा है, तो वो उसको लार को मिक्स कौन करता है, जीवा करती है। जीवा के द्वारा लार को मिक्स किया जाता है। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। हम घर में खाना नहीं बना पाते, लड़के को घर में खाना बनाने का इतना नहीं, देखो मजबूरी में बनाना पड़ता है वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर खाना बनाने का घर में काम कौन करती है, महिलाएं करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि अपने को, देखिए सीधी सी बात है, अपने को भोजन का टेस्ट करने के लिए बोल दिया जाए कि चाक बताइए सब्जी में क्या कमी है, आधी कोली सब्जी खाए बाद में ठा ले, पता कौन लगे क्योंकि है, ठीक है। लेकिन वही महिलाओं को थोड़ी सी सब्जी या थोड़ी सी भी कोई चीज वो बनाई, वो थोड़ी सी चीज को टेस्ट करके बता देंगी कि इसमें इस चीज की कमी है, क्योंकि स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो महिलाओं में, जीवाओं में ज्यादा पाई जाती है। महिलाएं जो फीमेल होती है उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है मेल की अपेक्षा है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। मुख में भोजन को बताई दिया, बोलस कहते हैं। वमन क्या होता है? वमन होती है जी वोमिटिंग, वमन वोमिटिंग। इसमें क्या होता है? अमृष्य द्वारा अस्वीकृत भोजन, यानी कि हमने जो भोजन खाया वो हमारा अमृष्य है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो हमारे मुख से ही उसी भोजन को मुख के द्वारा बाहर निकाल देता है। क्या करता है? उसी भोजन को मुख के द्वारा बाहर निकाल देता है। ब्याह शादी जमा अलसू परसू खा लिया, ठीक है, व्यू बाद में फिर कहता माना नजर लाग गई, मसून सूट जो दुकान पर गई, ठीक है, या गए हो जो भी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, आप जो भोजन खाते हो वो क्या करता है, हमारा जो अमाशय होता है, हमारा जो स्टोमक होता है वो उस भोजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन, यानी कि हमने जो भोजन खाया, भोजन का संपूर्ण पाचन कहां पे होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, और छोटी आंत की लंबाई मैंने आपको बता दिया लगभग 7.5 मिनट। मिश्र ग्रंथि के बारे में बता दिया, अग्नाशय होती है। ये किसका, इसमें 2 हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस का काम करते हैं। ठीक है, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होता है, हमें मधुमेह रोग हो सकता है। अमाशय में पचित भोजन का अवशोषण कौन करता है? ये करते हैं जी रसांकुर। देखिए कैसे, ये हमने अमाशय में, यहाँ पर भोजन पच गया, अब ये पचा हुआ भोजन आगे जाएगा तो इसे बोलते हैं जी काइम। क्या बोलते हैं जी? काइम बोलते हैं। ठीक है, ये काइम का, यहाँ पे भी जो भोजन का पाचन यहाँ पर लगे होते हैं, यहाँ पे इस पे छोटे छोटे इस तरह से रसांकुर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं जी? रसांकुर लगे होते हैं। ये इस पचे हुए भोजन को अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं जिसका अवशोषण कर लेते हैं, और ये अवशोषण के द्वारा रक्त में इस भोजन को, पचे हुए भोजन को मिला दिया जाता है, और रक्त क्या करता है, इसको जहां पर जरूरत होती है सभी अंगों की तरफ भेज दिया जाता है। बड़ी आंत की लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर, और बड़ी आंत खनिज लवण में जल का अवशोषण करता है, यानी कि बड़ी आंत में पाचन नहीं होता तो क्या होता है, बड़ी आंत में होता है जी खनिज लवण और जल का क्या होता है जी अवशोषण होता है। ठीक है जी, यहां तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक इस क्लास को लगातार देखें, आप डेली इस क्लास के साथ जुड़े। आपको प्रॉपर, मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा एग्जाम तक होने के बाद में, जैसे जिल तरह का एग्जाम होता है, फिर अपने पटवारी या जो भी आपका चतुर्थ श्रेणी आप जो बोलोगे उस तरह से आपको, या जो आप टॉपिक वाइज बोलोगे सर ये टॉपिक करो, तो टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश, जैसे आप बोलोगे वैसे आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बस ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और लोगों को जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।